नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी 2.0 पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के क्रम में एक ऐसी चर्चा करने जो कि हमसे सीधी जुड़ी हुई है। कैसे जुड़ी हुई है, चलिए चर्चा करते हुए बताते हैं कि इन दिनों पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो दुनिया भर से चंदा इकट्ठा करने के लिए गए हुए हैं। आगे चंदा इकट्ठा करने गए हुए, कोई ऐसी कोई न्यूज़ है क्या? हम तो यही समझ सकते हैं, आप भी समझ जाएंगे। अभी मैं आपके सामने बात करता हूँ, चंदा इकट्ठा करने गए हैं। मैं ये प्रूव करूंगा आपके सामने, आप चलिएगा, क्योंकि वो विदेश यात्रा पर गए हैं साहब। विदेश यात्रा पर गए हैं और दुनिया भर के देशों से मिलते हुए आ रहे हैं। किन बातों को लेकर मिल रहे हैं? क्लाइमेट चेंज टॉपिक एकदम हॉट है। ऐसा टॉपिक कि यूपीएससी के सिलेबस में लिखा दिख जाए तो लोगों को विश्वास होता है कि हाँ, कोई बात सीरियस होने वाली है। एनीवे, क्लाइमेट चेंज इसलिए क्योंकि इनके यहाँ आई थी बाढ़। बाढ़ मतलब समझिए कि इनके यहाँ एक और कारण बन गया इस बात का कि भाई साहब मांगने में आसानी हो जाएगी। क्या आसानी हो जाएगी? दुनिया को अब कह पाएंगे अच्छे से कि देखो साहब, हम तो पहले ही मरे पड़े थे, 2 लात ईश्वर ने और मार दी हम में। ऐसी स्थिति में इन्होंने पूरा हिसाब किताब निकाल के बताया कि $40 बिलियन का हमारे ऊपर घाटा हो गया बाढ़ आने से पाकिस्तान को। हमें लगता है इतने की जीडीपी ना होगी जितने का इनको नुकसान हो गया। खैर, $40 बिलियन का इनको नुकसान हुआ। अब दुनिया भर के सामने गए हैं कि देखिए क्लाइमेट चेंज हो रहा है, नुकसान बाढ़ का हमें हुआ है, सबसे निवेदन है कि पैसा दीजिए। लेकिन वहाँ जाके बातें बड़ी अच्छी करते हैं। वहाँ जाकर बातें अच्छी करने से मतलब अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर डिस्कशन होता है। भाई फॉरेन मिनिस्टर गया है तो फॉरेन मिनिस्टर लेवल की बातें होंगी। आइए चर्चा करते हैं इस विषय के ऊपर। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जर्मनी के अंदर एक बयान आया, जर्मनी के द्वारा जो बयान दिया गया वो बिलावल भुट्टो की यात्रा के साथ साथ आया। जैसे होता नहीं, कई बार आप देखते हैं 2 मंत्री लोग आपस में बैठ गए पत्रकारों के सामने और पत्रकार सवाल पूछ रहे हैं, वो जवाब दे रहे हैं। तो बिलावल भुट्टो के साथ साथ ये भी बैठी हुई हैं मैडम, ये वहाँ की विदेश मंत्री हैं, आपस में बैठ करके पत्रकारों का जवाब दे रहे हैं। बिलावल भुट्टो विदेश यात्रा पर हैं तो इनको जवाब के दौरान कश्मीर का मुद्दा डिस्कशन हुआ। कश्मीर के मुद्दे पर इन्होंने क्या बोला उस पर आएंगे, लेकिन पहले हम बिलावल भुट्टो की यात्रा कवर कर लें। आइए, आपको पहले इस घटना से हम केवल इतना बताना चाह रहे हैं कि बिलावल भुट्टो जर्मनी की यात्रा पर हैं और जर्मनी की यात्रा पर ये जब गए हैं तो वहाँ पर जाकर के इन्होंने अपने द्वारा जो भी परेशानियां हैं कि पाकिस्तान की क्या परेशानी है, पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में क्या करना चाहता है। ये वो व्यक्ति हैं जो इमरान खान को लेकर ट्रोल किया करते थे इस बात को कि आप लोगों की सरकार में कोई विदेश मंत्री नहीं बन पाया, हम लोग विदेश मंत्रालय चलाएंगे, बाकायदा लोगों से मिलेंगे जुलेंगे, तभी तो पाकिस्तान की इमेज सुधरेगी। उसी क्रम में ये आगे गए हुए हैं। ठीक है, तो फाइनेंस मिनिस्टर जो है, ये फॉरेन मिनिस्टर जो बिलावल भुट्टो हैं जरदारी, ये जर्मनी की ऑफिशियल विजिट पर 7 अक्टूबर के दिन पहुँचते हैं। ये पहुंच गए, यहाँ पर उतरते हुए आपको 2-4 लोग इनको रिसीव करते हुए दिख गए। ये बाकायदा जाते हैं और वहाँ जा करके बिलावल भुट्टो जो है ना, इनको अपनी माताजी से भी जोड़ सकते हो, उनका भी जिक्र आएगा आज इनके सेशन के अंदर। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं पीपीपी की न्यूज़, यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आप खबर देख सकते हैं, जहाँ पर ये बता रहे हैं कि हमारे वाले जो भुट्टो साहब हैं ये जाकर के जर्मनी की फॉरेन मिनिस्टर एलानीना बेरबॉक के साथ जाकर के बातचीत की है। बातचीत हुई, मीटिंग के अंदर ये कुछ बात बैठ करके कर रहे हैं। इस बार बाकी सब लोग पेन पेपर लेके बैठे हैं। हर बार की तरह नहीं है कि आप मजाक बना लें कि ये बैठे बैठे सो जाते हैं इनके आसपास के लोग, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये भी हो गया, अच्छे से चहलकदमी होती रही। अब बात होती है यहाँ पर कि साहब जैसे बैठ करके बातचीत करते क्या होंगे, कई बार आपके मन में आता होगा ना, यार ये लोग जाते हैं तो बातचीत क्या करते हैं, और बताओ भाई क्या चल रहा है, तो और बताओ भाई क्या चल रहा है। तो उस स्थिति में फिर ये बताना शुरू करते हैं, बाकी तो सब सही है, लेकिन $40 बिलियन का हमारे यहाँ पे बाढ़ आ गई, इसलिए मीटिंग का एजेंडा फिक्स करते समय क्लाइमेट चेंज को बड़ा इशू बनाइएगा। बोले बना लिया। $40 बिलियन की जब चीज़ आई है तो फिर साहब थोड़ा चंदा वंदा ऐसा नहीं था। कई बार जैसे अपने किसी धार्मिक आयोजन के समय पर कुछ लोग समाज के हमारे व्यक्ति आते हैं, कहते हैं कि साहब इस तरह का हम एक आयोजन कर रहे हैं, अगर आपके द्वारा कोई दान राशि साझा करनी जाए तो कर दीजिए। वो तो आते एक अच्छे कॉज के लिए, लेकिन ये ऑफिशियल विजिट नाम दी है इसको, देख रहे हो आप, ये न्यूज़ क्या थी, ऑफिशियल विजिट। ऑफिशियल विजिट में करने क्या गए, ऑफिशियली चंदा मांगने गए। आपको लगेगा मजाक कर रहा हूँ मैं मजाक नहीं करता, आप न्यूज़ पढ़ लीजिए। जर्मनी कैन हेल्प ऑन क्लाइमेट चेंज, टाइटल है, न्यूज़ पढ़िए। अच्छा, देख नहीं पाएंगे ना आप कहेंगे गुरुजी आप मजे लेते हो इनके। ये देखो, बर्लिन फॉर €60 मिलियन फ्लड एड, पढ़िए जरा। FM थैंक्स, न्यूज़ इतनी सी लिखी है, FM थैंक्स, हेडिंग क्या है, मतलब इन लोगों की देख रहे हैं आप, मतलब लेवल देख रहे हैं। FM थैंक्स बर्लिन फॉर €60 मिलियन फ्लड एड, ले लिया चंदा। हाउ, न्यूज़ क्या लिखी है, क्लाइमेट चेंज, फ्लड आने का कारण क्लाइमेट चेंज था, चंदा मिल गया। अच्छा, चंदा मिल गया तो अब थोड़ी बयानबाजी भी होनी चाहिए। बयानबाजी के क्रम में फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी ने इनकी सरकार को थोड़ा धन्यवाद दिया कि साहब आपने फ्लड के लिए हमारी सद मदद की है। ऐसी स्थिति में अब
अब आप पूछेंगे सर इस दुनिया में इतना आसान है क्या? फिर तो एक देश डिक्लेयर करवा के बढ़िया से उसके मंत्री बनते हैं, चंदे ही चंदे से सरकार चला लेंगे। ना साहब ना, इस दुनिया में मदद कोई फ्री में नहीं करता। फ्री में अगर कुछ मिलता है तो केवल दुआएं हैं जो आप लोगों को आशीर्वाद के रूप में प्राप्त होती है। इसलिए दुनिया की नेकी करिए, बाकी सब साहब कोई ना कोई इंटेंशन जरूर रहा होगा। इंटेंशन क्या था, अब आप उसके ऊपर चलिए। तो यहाँ पर जब इनकी बातें हुई हैं तो बातें होकर के बिलावल भुट्टो जो हैं वो बतियाए हैं अच्छे से। तो बातों में कहीं बाद में घर यहाँ आते और यहाँ आकर के वो जो इमरान खान की पार्टी वाले लोग हैं वो कह देते अरे कश्मीर तो तुम पीछे ही छोड़ आए। तो ये अपनी बातों में कश्मीर को भी ले आया कि मैडम जी वो थोड़ा कश्मीर पर भी कोई बयान दो ना, हमारी पहचान ही नहीं है, हमारी तो उत्पत्ति ही कश्मीर से हुई है, हम पहले पाकिस्तान थोड़ी थे, हम पहले कश्मीर थे, अब हमारे से कश्मीर छीन लिया गया है। उस तरह से ये लोग कश्मीर के मुद्दे को हर जगह अलापते हैं। कश्मीर का मुद्दा अलापा गया। जर्मन मिनिस्टर ने अब जो लाइन बोली जिसको लेकर के सारा की सारा मसला फैला हुआ है, अब हम उसके बारे में चर्चा करते हैं। जर्मन की मिनिस्ट्री ने कहा कि देखिए बात सिंपल है, इट इज अवर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू लुक एट अदर रीजन वेयर द सिचुएशन इज टेंस, वी सपोर्ट एंगेजमेंट ऑफ यूएन टू फाइंड पीसफुल सॉल्यूशन। ये जगह मैं आपको एक बार अच्छे से दिखा दूं जहां पर शब्द मेंशन किया गया है, यूएन टू फाइंड पीसफुल सॉल्यूशंस। इसका अर्थ क्या है कि हम इस चीज के लिए जो कश्मीर का जो मुद्दा है हम ये ढूंढते हैं कि कहाँ कहाँ हम लोगों की आवश्यकता है, हमें बताइए। और जो यूएन का जहाँ जहाँ यूएन का मामला है, यूएन की वजह से कोई डिसीजन हो सकता है, हम वहाँ पर सामने आने के लिए तैयार हैं। आसान भाषा में बताऊँ, ऊपर से चला गया होगा। इनने ये कहा आप दोनों के बीच का जो मामला है उसमें हम मध्यस्थता करने को तैयार हैं, यूनाइटेड नेशन से कहलवा के। अब ये यूनाइटेड नेशन कहाँ से आ गया बीच में? एक मिनट, इसको थोड़ा सा पॉज लगाइए यहाँ पे। इस बीच में मैं थोड़ा और तो चीज़ बताऊँ ना, बिना मतलब किसी चीज़ के बिना कुछ नहीं मिलता। तो जर्मनी को क्या चाहिए पाकिस्तान से? भाई साहब पूरी तरह से लॉबिंग हो रही है। लॉबिंग किस बात की हो रही है? आप कहेंगे दुनिया में कहीं कुछ और चल रहा है, अरे लॉबिंग हो रही है, रुको जरा। बोले कहाँ? एक न्यूज़ पढ़िए, यूएस और उसके सहयोगी पाकिस्तान से वोट करवाना चाहते हैं। किस चीज़ के ऊपर? कल मंडे के दिन जनरल असेंबली में रशिया के खिलाफ वोट डाला जाएगा। एक मिनट, कौन सी जनरल असेंबली? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। अरे सर थोड़े दिन पहले भी तो आपने बताया था यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। हमने कहा बताया था ना, हमने यूएनएचआरसी भी बताया था, सिक्योरिटी काउंसिल भी बताया था। यूएनएचआरसी में रशिया के खिलाफ अभी वोटिंग हुई थी 4 दिन पहले, हमने पढ़ाया है आपको। उसमें बताया है कि इंडिया ने एब्सटेन कर दिया वोटिंग से। अब उसमें एब्सटेन कर दिया तो इन लोगों की चाल क्या है कि भाई सिक्योरिटी काउंसिल में रशिया की प्रेजेंस में रशिया के विरुद्ध प्रस्ताव लाया नहीं जा सकता। तो अब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में प्रस्ताव लाने की तैयारी हो रही है। प्रस्ताव के लिए जरूरी है लॉबिंग, क्योंकि बहुत सारे देश संभव है, इंडिया या फिर रशिया, चाइना, ये तो सब वोट के खिलाफ जाएंगे या एब्सटेन करेंगे। ऐसी स्थिति में वोटों की संख्या कैसे बढ़ाई जाए? तो बोले चाइना का वोट खरीदो। आपको क्या लगता है हमारे देश में ही होती है हॉर्स ट्रेडिंग? हमारे देश में विधायकों को और सांसदों को खरीदा जाता है, रिसोर्ट में रखा जाता है? ना भैया, सब जगह होता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हो ही रहा है। पाकिस्तान से भी ये लोग चाहते हैं कि इसे बुलाओ, बिठाओ, पैसा दो, बिक जाएगा। बिक करके इसने अलकायदा के उस चीफ को मरवा दिया जिसको अमेरिका अफगानिस्तान में रह के नहीं मार पाया। ये लोग पैसे में बिके और बिक करके कहे कि लाओ हम मार देते हैं, अल जवाहिरी यहाँ बैठा मार लो। इसी वजह से तालिबान खफा एकदम कि यार तुम विश्वास पात्र नहीं हो। खैर, जनरल असेंबली में वोट होने वाला है, तो जर्मनी जो है ना वो असल में इनको उस वोटिंग में साथ लेना चाहता है। आपके दिमाग में एक सवाल आएगा अचानक कि सर एक बात बताओ, थोड़े दिन पहले भी तो वोटिंग हुई थी यूएनएचआरसी की, उसमें जर्मनी कहाँ था? उस समय पर पाकिस्तान का क्या हुआ था? पाकिस्तान ने वही किया जो भारत करता है। बेटा है ना हमारा, पापा ने कहा है पीस डिप्लोमेसी डायलॉग फॉलो करो, तो हम भी पीस डिप्लोमेसी डायलॉग फॉलो करेंगे और हम भी वोटिंग से एब्सटेन करेंगे। इस बार इनको ये समझ में आ गया कि इंडिया तो खेला खेल सकता है, भाई बड़ा देश है, इस बालक को खरीद सकते हैं। तो इसको खरीद लिया गया है $60 मिलियन दे करके। तुमको वोटिंग, और कल हम भी देखेंगे, कल जब वोटिंग होगी ना हम बताएंगे आपको क्या वाकई में बिका कि नहीं बिका ये, ठीक है। एनीवे, तो अब ये जो मुद्दा है ना, इस मुद्दे के लिए लॉबिंग चल रही है। आप न्यूज़ देख सकते हैं, आज की न्यूज़ है ये, पाकिस्तान को अपने साथ लेने के लिए तैयारियां चल रही हैं, ठीक है। अब पाकिस्तान को सुनना क्या था, कश्मीर के लिए कुछ बोल दो साहब आप, ताकि कल को हम आपके पक्ष में वोट दे दें तो कोई हमें खींचे नहीं। यानी कि अमेरिका और उसके सहयोगी एक तरफ से रशिया के विरोध में वोट डलवा लें इनसे, यही इनकी लॉबिंग चल रही है, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। अब इन्होंने कहा क्या, जर्मनी ने ऐसा क्या कहा जिसकी वजह से सारी बातें हो रही हैं? जर्मनी ने कहा कि साहब हम शांतिपूर्ण समाधान के लिए संयुक्त राष्ट्र की बातचीत का समर्थन करते हैं। आपके दिमाग में एक बेसिक सवाल आएगा, सर जी इंडिया भी तो यूएन कहता है,
इंडिया यूएन की हर बात में, जब भी कोई बात आती है अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की, इंडिया कह देता है कि हम तो यूएन की हर बात मानने को तैयार हैं, यूनाइटेड नेशंस के कहे अनुसार चलते हैं। अब क्या हो रहा है सर, इंडिया यूएन के नाम पर चिढ़ क्यों रहा है? छिड़का रहा है, हम कहाँ चिढ़ रहे हैं? यूएन में जाने वाले हम थे भाई कश्मीर के मुद्दे पर, क्या बात कर रहे हो? हाँ जी, कश्मीर का इतिहास नहीं पता है तो लीजिए बता देते हैं आपको, आइए हमारे साथ थोड़ा कश्मीर घुमाते हैं आपको। असल में हुआ क्या था कि कश्मीर का जब मुद्दा चला था ना, तो उस समय पर देख लो आप, यहाँ पे न्यूज़ देख सकते हो, वोटिंग अगेंस्ट रशिया कराने की कोशिश चल रही है पाकिस्तान के साथ में, पाकिस्तान का सपोर्ट गेन करने के लिए कोशिश चल रही है। हमने निंदा प्रस्ताव वाली न्यूज़ आपको पढ़ा रखी है, देख लीजिएगा, ये कवर कर रखी है हमने, है ना। 6 दिन पहले निंदा प्रस्ताव आया था, भारत बाहर निकल गया, नहीं कर रहे हम। आप यहाँ देख सकते हो, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली अर्जेंट मीटिंग है नेक्स्ट मंडे के दिन, और ये जो मंडे कल ही है, इसके दिन 193 देश बैठेंगे, वोटिंग होगी, तो पाकिस्तान का तो खेला हो गया। अब एक बड़ा सवाल बनता है कि सर पाकिस्तान ने उस वोटिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया था? नहीं किया था। मुद्दा कश्मीर का है? बोले हाँ। इंडिया यूएन की बातें क्यों नहीं मानता कश्मीर के मुद्दे पर? तो अब मैं आपको वही चीज़ बताता हूँ, चलिए थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं। आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताते हैं कि देश के अंदर क्या मसला है यूनाइटेड नेशंस का। हालांकि इसके लिए मैं एक अलग से सेशन भी डिटेल में कर दूंगा, अभी थोड़ा ब्रीफ में सुन लीजिए। कश्मीर को लेकर के यूनाइटेड नेशंस में क्या कभी कोई बातचीत नहीं हुई? क्या हुई है ना। यूनाइटेड नेशंस के अंदर हमारे ही देश के प्रधानमंत्री सबसे पहले जाकर बात किए थे। क्या बोले थे? हमारे देश के प्रधानमंत्री जाकर बोले थे कि साहब कश्मीर के मुद्दे पर करना क्या, थोड़ा बताओ ना हमें। बोले मतलब? बोले कश्मीर का मुद्दे में पाकिस्तानी जो लोग हैं वो दूसरी तरफ से घुस के कश्मीर के अंदर आ गए हैं, एज एन ट्राइबल्स। कह रहे हैं हमको कि हम तो ट्राइबल्स हैं, और ऐसी स्थिति में हम अभी ताज़ा देश बने हैं, हम आपसे थोड़ा सा मार्गदर्शन चाहते हैं। आप यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल बनाए हो, हम ताज़ा आज़ाद हुए हैं, हम ये चाहते हैं कि आप एक बार के लिए हमें दिशा दे दो कि हम लोगों को कश्मीर के मुद्दे को आपके माध्यम से कैसे सुलझाना है। ये बिल्कुल वैसे ही होता है। कैसे? जैसे स्कूल के अंदर जब 2 बच्चे लड़ रहे होते हैं और नया प्रिंसिपल आता है, तो वो सबसे एक लाइन बोलता है, क्या कि लड़ाई हो तो मेरे पास सीधे चले आना, मैं तुम्हारा मामला सुलझाऊंगा। अब बच्चे जो हैं वो लड़ रहे थे एक ही पेंसिल के लिए। अब प्रिंसिपल के पास में जब बात पहुंचती है तो पेंसिल और प्रिंसिपल ये दोनों ही कंफ्यूज हैं कि जाएं किसके पास। तब से वही मामला हमारे साथ हो रखा है। कश्मीर के मुद्दे को लेकर देश पहले पहुंचा था यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, लेकिन वहां कश्मीर का मुद्दा डिस्कशन हुआ प्रिंसिपल के पास। अब वो जब प्रिंसिपल बनाया ना हमने, वो खुद प्रिंसिपल कंफ्यूज हो गया कि इस मुद्दे पर डिसीजन क्या दें। क्यों? क्योंकि पेंसिल तोड़ ली यार वो। अब तोड़ी हुई पेंसिल जुड़े क्या? मतलब क्या है? मतलब ये है कि जो कश्मीर का मुद्दा था ना, इस कश्मीर के मुद्दे पर जो पाकिस्तान था वो जब एंट्री करके इंडिया में आ गया, तो मतलब कश्मीर वाले हिस्से में अंदर आ गया, तो भारत की तरफ से जो प्रस्ताव वहाँ पे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में प्रपोज करवाया गया, उसमें कहा गया कि इस क्षेत्र में प्लेबिसाइट करवा लो। प्लेबिसाइट का मतलब होता है जनमत संग्रह। ये तारीखों के साथ मैं आपको बता देता हूँ। इट वाज द रेजोल्यूशन नंबर 47। रेजोल्यूशन नंबर 47 में कहा गया कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 7 दिस डेट अर्ज्ड इंडिया एंड पाकिस्तान टू होल्ड प्लेबिसाइट आफ्टर रीस्टोरेशन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। मतलब आप लोग मिलकर के यहां पर जनमत संग्रह करा लो। ये घटना क्यों हुई थी, क्या हुआ था, ये कभी हम डिटेल में चर्चा कर लेंगे। हरि सिंह जी के द्वारा देश में विलय का पत्र का साझा किया गया था, आप सबको मालूम होना चाहिए। वो इंडिया में मिले ही इसलिए थे क्योंकि पहले तो ये अलग रहना चाहते थे। जम्मू कश्मीर अपने आप को एक स्विट्जरलैंड की तरह स्वतंत्र देश के रूप में देखना चाहता था हरि सिंह जी के नेतृत्व में। उन्होंने कहा कि मैं किसी से नहीं मिलूंगा, न पाकिस्तान से मिलूंगा न हिंदुस्तान से मिलूंगा। लेकिन जब हम 1947 में अलग हुए तो कश्मीर के अंदर पाकिस्तानियों ने अपने द्वारा फौज भेजने की जगह फौज को ही कबीलों जैसे कपड़े पहनाकर अंदर घुसा दिया और ये कह दिया कि तुम वहां जाओ और वहां जाकर के, क्योंकि वहां मेजॉरिटी मुस्लिम है, राजा हिंदू है, वहां जाकर के इस तरह का माहौल खड़ा कर दो, हिंदुओं को वहां पर मारो, भगाओ और वहां पर पूरी तरह कब्जा कर लो। इस चाल के साथ इन्होंने लोगों को 1948 में अंदर भेज दिया था। हरि सिंह जी को जब ये बात समझ में आई तो वो दौड़े दौड़े भारत आए। भारत आकर के उन्होंने कहा कि देखिए उस तरफ से वो घुसाए हैं। इंडिया ने कहा देखिए नहीं साहब, आप आज़ाद देश हैं, आज़ाद रहिए। आप अलग रहना चाहते थे, आपने पहले ही कहा था, हमने आपसे मिलने की कहा था। इन्होंने कहा नहीं साहब, मेरे को अपनी जगह बचानी है। तो इंडिया ने कहा देखिए सेना तो हम तभी भेजेंगे, हम अपने लड़ाके लड़ने के लिए तभी भेजेंगे जब आप खुद ये कह दोगे। क्या कह दोगे? कि हम आपके साथ मिलना चाहते हैं। अगर ऐसा है तो हम अपनी सेना भेज देते हैं। इंडिया ने इमीडिएटली इनसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एनेक्सेशन पर साइन करवाया। 22 अक्टूबर को इनके यहाँ पाकिस्तान की सेना घुसी थी। 26 अक्टूबर को हमने अपनी फौज भेज दी और कश्मीर जो है वो भारत के साथ मिल गया। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये इंडियन एक्सप्रेस का 28 अक्टूबर की खबर है, आप देख सकते हैं। वो द हिंदुस्तान टाइम्स की भाई कश्मीर एनेक्स टू व ऐसे असीड टू इंडिया, कश्मीर का विलय पत्र पर हस्ताक्षर हो गया और हमारे साथ कश्मीर आ गया। अब जब ये घटना हुई थी ना, तो यहाँ पर एक न्यूज़ लिखी हुई है प्लेबिसाइट सून। प्लेबिसाइट सून क्यों? क्योंकि इस बात को लेकर के ये संघर्ष चल रहा था कि कश्मीर
के अंदर जो पाकिस्तान एंट्री कर चुका है उसका क्या करें। तो इंडिया ने बड़े ही सैद्धांतिक तरीके से, क्योंकि हम ताज़ा ताज़ा आज़ाद हुए थे, हम नियम कानून मानने वाले विद्यार्थी थे, अच्छे लोग थे, हम यूएन पहुंचे कि सब देखिए ये ऐसे ऐसे आ गया है, हमारे पास इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन है, उनके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी वो कब्जा कर लिए हैं। हम तो बिल्कुल नेचुरल तरीके से बात करने गए थे। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने कहा प्लेबिसाइट कराते हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने भी कहा कि वहाँ हमारे लोग रहते हैं। तो ठीक है, बोले तुम्हारे लोग रहते हैं, प्लेबिसाइट कराते हैं। प्लेबिसाइट का मतलब हुआ कि वहाँ के लोगों से पूछो कि वो कहाँ जाना चाहते हैं। उस समय सेंटीमेंट क्या था हरि सिंह के टाइम पर, कि वो लोग स्वतंत्र रहना चाहते हैं, है ना। इंडिया ने कहा कि ठीक है करा लो भाई, जिसको जैसा भी है, चूंकि हमारे पास ये लेटर है, हम तो इस आधार पर पूरा देश एक कर लिए हैं, इस आधार पर हम इसको एक करना चाहते हैं, फिर भी हम बात मानने को तैयार हो जाएंगे। लेकिन ये रेजोल्यूशन 47 जो है, ये जो बनाया गया, लेकिन कभी इसके ऊपर कार्रवाई नहीं हो पाई। क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि इसमें एक बात मेंशन थी, और वो मेंशन ये थी कि सभी लोग पहले उसको खाली करिए। मतलब पाकिस्तानी एंड देयर सपोर्टर एल्सवेयर साइड द सिक्योरिटी काउंसिल आस्किंग फॉर द प्लेबिसाइट टू बी हेल्ड इन कश्मीर, दे इग्नोर द प्री कंडीशन ऑफ पाकिस्तान विड्रॉल फ्रॉम द ऑक्यूपाइड एरिया। भाई एक बात बताइए, आज जैसे कश्मीर, आप यूक्रेन के अंदर सुनते हैं क्रीमिया वाला क्षेत्र हो या डोनबास वाला क्षेत्र हो, रूस ने वहाँ पर कब्जा किया, आप उस कब्जे को लेजिटिमाइज क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि ये मान रहे हैं कि वहाँ का जो रेफरेंडम है वो बंदूक की नोक पर करवाया गया है। बंदूक की नोक पर मतलब रूस की सेना अंदर घुसी हुई है, फिर रशिया ने वहाँ पर रेफरेंडम कराया, जनता ने कहा कि हमें रशिया से मिलना है, इसलिए वो रशिया में मिल गए। आज रशिया बोलता है कि हमने रेफरेंडम के थ्रू अपने अंदर उनको मिला लिया है, इसीलिए दुनिया के देश उसको उसका क्षेत्र स्वीकार नहीं कर रहे हैं, है ना। कश्मीर के मुद्दे पर जब बात हुई कि पहले आप सब लोग पीछे हट जाओ, एक बार के लिए कश्मीर की जनता से पूछ लो, पाकिस्तान इस बात को माना नहीं। तो इस बात को लेकर वो दुनिया में अपने पक्ष में जनमत जुटाने निकलना पड़ा और कहने लगा कि साहब हमारे पास तो वो वाला क्षेत्र है, गिलगिट बाल्टिस्तान वाला क्षेत्र है, आपने तो कश्मीर की बात बोली है। कश्मीर बोले तो ये वाला जो अपने वाला कश्मीर है, वहाँ पर आपने कराने की बात बोली है। उस समय शुरुआत में मैं आपको एक बात बता दूँ, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था ना, उस समय पाकिस्तान का जो एक तरह से समझिए कि बहुत बढ़िया प्राइम लोकेशन अपनी लेके चला गया था। पंजाब वाला जो मेजर क्षेत्र है ना, वो उसके पास है, बहुत ही मतलब इरिगेशन के लिए बहुत उपयुक्त जगह उसके पास चली गई थी, बहुत प्रॉस्पेरिटी उसके पास चली गई थी। ऐसी स्थिति में दुनिया के बहुत सारे देशों की सिंपैथी भी उसी के साथ थी, है ना। क्यों? क्योंकि देश के बड़े नेता जो थे, जिन्होंने अंग्रेजों को भगाया था, वो इंडिया के साथ रह गए थे। तो एक प्रकार से नेचुरली हम उनके दुश्मन थे जो हमसे दूर चले गए थे, और उधर पाकिस्तान के प्रति सिंपैथी थी। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों ने ही मुस्लिम लीग की स्थापना करवाई थी, आगा खान के नेतृत्व का जो प्रतिनिधिमंडल गया था, याद है? उसी की तो देन थी ये देश अलग हुआ। तो ऐसी स्थिति में अंग्रेज थोड़े इमोशनली उनके साथ पहले से कनेक्टेड थे। थोड़ा सा कहा जाता है कि वो लोग इस बात को लेकर के पाकिस्तान के प्रति नरम रवैया रखते थे। क्या? कि हाँ, प्लेबिसाइट का मतलब कश्मीर वाले हिस्से के अंदर ही वो कराना है। लेकिन इंडिया हमेशा अडिग रहा इस बात पे कि रेजोल्यूशन 47 पकड़ लो, प्लेबिसाइट कराना है तो बता दो। शुरुआत में कुछ हुआ नहीं, इसके बाद हमारी फिर लड़ाइयाँ होने लग गई। 62, 65, 71 की जब हमारी लड़ाइयाँ हुई तो उन लड़ाई के अंदर क्या हुआ, इंडिया ने पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए। एक पश्चिम बंगाल, जो पूर्वी बंगाल वाला हिस्सा पाकिस्तान का हुआ करता था, पूर्वी पाकिस्तान जिसे अपन कहते हैं, उसको एक अलग देश बना के बांग्लादेश अलग कर दिया। इंदिरा गांधी जी का शासन हुआ करता था। उसके बाद पाकिस्तानियों ने एक तरह से ये स्वीकार कर लिया कि यार हम अपनी खुद के देश को तुड़वाने की स्थिति में पहुंच गए, कश्मीर का मुद्दा कब तक राग अलापेंगे। जुलाई 1972 में शिमला के अंदर इन्हीं भुट्टो की मम्मी जो है वो आई थी इंदिरा गांधी जी से बातचीत करने के लिए, और बातचीत हुई किस बात को लेकर कि हम लोग शिमला एग्रीमेंट करते हैं। और शिमला में एक एग्रीमेंट हुआ 1972 में। 71 के वॉर में पाकिस्तान बुरी तरह हारा, बहुत बड़ी हजारों की सेना ने सरेंडर किया इंडिया के सामने, एक नया देश बांग्लादेश आपके सामने है। उसके बावजूद फिर इन दोनों के बीच में बैठकर बातचीत हुई शिमला एग्रीमेंट में कि एक काम करते हैं, आगे से ना अब हम लोग कश्मीर का मुद्दा हो या कोई सा भी मुद्दा हो, हम थर्ड पार्टी का इंटरफेयर नहीं करेंगे, हम आपस में बातचीत करके सुलह कर लेंगे। ठीक है, ये था शिमला एग्रीमेंट। 1972 का शिमला एग्रीमेंट आज इंडिया मानता है। आज इंडिया जब भी कोई यूएन की बात करता है ना, तो इंडिया साफ मना कर देता है कि देखिए मैं यूएन का सम्मान करता हूं, लेकिन उससे भी ज़्यादा सम्मान करता हूं बायलैटरल एग्रीमेंट्स का। जब हम दोनों देशों ने एक एग्रीमेंट किया है, हमने आप लोगों तक उस एग्रीमेंट की कॉपी भिजवाई हुई है और हम मानते आए हैं उस एग्रीमेंट को, तो अब अचानक यूएन कहाँ से आ जाता है? आपको इसका प्रमाण देता हूं मैं। आप यूनाइटेड नेशन के चीफ जो महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरस, उनकी बात तो मानेंगे। 2020 की न्यूज़ है, ये आप देख सकते हैं। एंटोनियो गुटेरस ने कहा कि पाकिस्तान को ऑक्यूपाइड कश्मीर से हट जाना चाहिए अगर उन्हें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन मानना है। सिंपल है,
भाई आप, इंडिया भी तो यही कहता है ना कि वहाँ से हट जाना चाहिए, लेकिन इससे भी ज़्यादा यूनाइटेड नेशन चीफ ने पाकिस्तान के मीडिएशन के प्रस्ताव को, कि यूनाइटेड नेशन को मध्यस्थता करना चाहिए, इसको ठुकराते हुए कहा कि आप लोगों के बीच में शिमला एग्रीमेंट हो रखा है और कश्मीर जो है अब वो आप दोनों का बायलैटरल मुद्दा है, द्विपक्षीय मुद्दा है, इस विषय पर हमारी एंट्री नहीं होगी। ये यूएन चीफ का पहले से बयान है, आप इसका ईयर देख सकते हैं 2019 का। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर और याद इसलिए दिलाना चाहूँगा, आप और तो छोड़िए, तालिबान इटसेल्फ, जब तालिबान को, मतलब एक तरह से तालिबान प्रोवोक्ड बाय पाकिस्तान था शुरुआत में, उसने खुद ने इंडिया के केस में ये कहा था कि कश्मीर इज़ इंडियाज़ इंटरनल मैटर, तालिबान इसमें इंटरफेयर नहीं करे। मतलब लोग इसको रिकॉग्नाइज करते आए, लेकिन कहते हैं ना दूखती रस को दबाने में मज़ा आता है। अब होता यह है कि इंडिया इस बात को सुनते ही थोड़ा तिल मिला जाता है कि तुम लोगों को समझा रखा है कि एग्रीमेंट हो रखे हैं, तो तुम लोग उसकी वैल्यू क्यों नहीं कर रहे हैं। अब पाकिस्तान तो क्या बिन पैदे का लोटा है, जहाँ मन में आती है लुढ़क जाता है। मैंने आपको वो न्यूज़ दिखाई है जिनके माध्यम से शिमला एग्रीमेंट की वैलिडिटी निकल के आती है कि ये दो देशों का इंटरनल मैटर है, आपस में बायलैटरली इसको निपटा लेंगे। 1972 में हुआ था ये 2 जुलाई को, ठीक है। और उसके अंदर ये जो है ना जुल्फिकार अली भुट्टो और प्राइम मिनिस्टर जो थी, और जुल्फिकार अली भुट्टो पापा थे यार इनके, है ना, हाँ, और बेनजीर भुट्टो इनकी माँ थी, सॉरी जुल्फिकार अली भुट्टो थे उस समय, मैं गलत बोल गया, बेनजीर भुट्टो, है ना। और हमारी जो इंदिरा गांधी जी हैं, इनके बीच में एग्रीमेंट हुआ था, माइट बी समथिंग रॉन्ग, मेरे को थोड़ा सा गड़बड़ क्या लग रहा है, जुल्फिकार अली भुट्टो, ठीक है, प्रेसिडेंट थे ये पाकिस्तान के, इनके बीच और इंदिरा गांधी जी के बीच में ये एग्रीमेंट हुआ था। ये एग्रीमेंट की कॉपी है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो मैं इसको अभी सेशन खत्म होने के बाद मेरे टेलीग्राम चैनल अंकित अवस्थी सर पर डाल दूंगा, आप वहाँ से इसको पढ़ लेना। इस विषय के बारे में मैं कभी बहुत डिटेल में भी सेशन लेने का मन रखता हूँ, लेकिन आज चूंकि सेशन के बीच में आ गया तो जिक्र होने लगा था, मैंने टीम से कहा कि इसको एक बार के लिए इनपुट में डाल दीजिए ताकि इसके ऊपर चर्चा तो थोड़ी छिड़ जाए, भविष्य में इसके ऊपर एक अलग से सेपरेट सेशन भी हम कर लेंगे, ठीक है। ये हुआ फिलहाल के लिए। फिर आज का जो मुद्दा है, जब मैंने आपको कह दिया कि शिमला एग्रीमेंट हम दोनों के बीच हो रखा है, तो आज के मुद्दे के रेफरेंस में बात करते हैं। जर्मनी को इस बारे में नहीं बोलना चाहिए था। किस बारे में नहीं बोलना चाहिए था? इंडिया के केस में यूएन की मध्यस्थता के बारे में। अब क्लियर है आपको? इंडिया ने इसीलिए रिटेलिएट किया, क्या कि भाई आप लोग क्यों यूएन चिल्ला रहे हैं, हम उससे भी आगे की बात कर चुके हैं। नंबर 1, पाकिस्तान को पता है कि शिमला एग्रीमेंट मानना मतलब उसकी हार है, उसको पता है कि शिमला एग्रीमेंट इंडिया ने उसको हरा के ही किया था। ऐसी स्थिति में उसे वो याद आता है कि 1971 में तो इन्होंने मार लगाई थी हमारी, 2 टुकड़े कर दिए थे, तो हम क्यों मान लें, है ना। तो उस याद में जो है वो अपने आप को फ्रस्ट्रेशन दुनिया भर में निकालता फिरता है और कश्मीर मुद्दे को जहाँ तहाँ उठाता है। उम्मीद है आप सभी साथियों को यहाँ तक सारी बातें स्पष्ट रूप से क्लियर हो गई होंगी। इंडिया ने ये कहा कि इस मुद्दे में अगर आपको किसी को इंटरफेयर करना है ना, तो जो टेररिज्म हो रखा है ना पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर, उस पर काम करिए। टेररिज्म के कारण जो इंडिया वाले क्षेत्र में जो भी हिस्सेदारी होती है आतंक की, उस पर काम करिए। आप उदाहरण के लिए देखिए, जिस समय ये बतिया रहे थे वहाँ पे पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर एक नेता किडनैप हो गया। देखिए, 2 फॉरेनर अबडक्टेड बाय मिलिटेंट गिलगिट पाकिस्तान, एक मिनिस्टर को भी उठा करके वहाँ पे 8 अक्टूबर को अपहरण कर लिया गया आतंकियों के द्वारा। क्यों? शर्तें बड़ी बेहुदा टाइप की थी, महिलाओं को खेल नहीं खिलवाओगे, पढ़ाओगे नहीं, इन चीज़ों के लिए कमिटमेंट दो, इस प्रकार का काम करो। इस प्रकार की तो घटनाएं वहाँ हो रही हैं, ठीक है। खैर, मैंने आप लोगों को इस बहाने काफ़ी ज़्यादा नॉलेज की बातें बता दी हैं। उम्मीद है आपको ये चीज़ें पसंद आई होंगी। अगर आई हो तो सेशन को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, सभी से इसे साझा कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। रेफरल कोड है अंकित 10, जिसका यूज़ करके अनअकैडमी के सभी सब्सक्रिप्शंस पर 10% तो मिनिमम डिस्काउंट पा ही जाएंगे। एसएससी में फिलहाल 20% डिस्काउंट चल रहा है। यूपीएससी के अंदर आपके लिए बेस्ट एडुकेटर का कंटेंट अवेलेबल है, आप उन्हें यूज़ कर सकते हैं। कंटेंट की पीडीएफ अंकित अवस्थी सर के नाम से वेरीफाइड टेलीग्राम अकाउंट है, वहाँ मिल जाएगी। यूपीएससी के अंदर बेस्ट एडुकेटर्स के द्वारा क्रिएटेड कोर्स आपके लिए अवेलेबल हैं, जहाँ पर बहुत सारे एडुकेटर्स बहुत सारी अच्छी लाइव क्लासेस आपके लिए ले रहे हैं। रिकॉर्डेड क्लासेस उनकी जब द्वारा पढ़ा दी जाती हैं तो वो भी अवेलेबल हो जाती हैं। जब तक सब्सक्रिप्शन रहता है आप उन क्लासेस को देख पाते हैं। प्लस और आइकॉनिक प्रकार के कोर्सेज हैं। प्लस कोर्स के अंदर प्रीलिम्स, मेंस और ऑप्शनल की क्लासेस मिलती हैं। आइकॉनिक में भी मिलती हैं, लेकिन आइकॉनिक में मेंटर भी मिलता है और 9,900 रुपये कीमत वाली किताबें 20 जो प्रिंटेड हैं वो भी आपको मिलती हैं। आप इन्हें एक्सेस कर सकते हैं और कोर्स परचेज करने में अगर किसी प्रकार की वित्तीय असुविधा होती है तो आपके लिए लोन फैसिलिटी भी अवेलेबल है, जिसके लिए आप अनअकैडमी पर मतलब लोन फैसिलिटी का भी लाभ ले सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारी टीम को 7878 15888 पर कॉल कर सकते हैं। आपका समय शुभ हो। धन्यवाद।